new energy and the spirit of adventure. So, in keeping with this growing demand for air travel and the increasing aerosports activities in our country, I would like to know through you from the Honorable Minister, sir, that is the government considering further streamlining the process of granting permits for the operation of small commercial aircraft and other ultralight machines such as ultralight aircraft from privately owned airfields, as is in the case of helicopter operations today? Thank you, sir. Sir, this question is on RCS and on Andhra Pradesh in particular, but let me respond to the honorable member. He has raised a very valid new area of demand and growth for the country. Aerosports has a tremendous future and a tremendous potential in our country. In the West, where aerosports is extremely prevalent, in the winter season, we can bring all of those aerosports to India. Because of the weather pattern as well in India. We have set up a aerosports organization, which will be then decentralized into different state units. And we have mandated in terms of permissions and in terms of approvals, each of those state units along with the central unit will certainly look at an easing of process so we can proliferate this across the length and breadth of our country. Shri Hasnain Masoodi ji. बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, इस साल जो सरकारी एदाद शुमार है उनके मुताबिक कोई 80 लाख के करीब टूरिस्ट विजिट किए श्रीनगर, और ये सारा जो ट्रैफिक है ये श्रीनगर एयरपोर्ट ये हैंडल करता है। और अब बस की बात नहीं है कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है, 110 फ्लाइट्स आती हैं दिन में। तो मैं गुजारिश करूंगा क्या ये कंसिडर किया जाए कि अवंतीपुरा की जो एयर स्ट्रिप है जो ऑपरेशनल है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा, उसको ऑपरेशनल बनाया जाए या डिजिग्नेट किया जाए टर्मिनल 3, ताकि साउथ कश्मीर का अमरनाथ यात्रा और पहलगाम के एरिया जो है वो कवर हो जाए और श्रीनगर के एयरपोर्ट पर बोझ कम हो जाए। मंत्री जी, कश्मीर में माहौल अच्छा हो गया, इतनी फ्लाइट जाती है। सर, हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है और जो वातावरण हमने जम्मू और कश्मीर में निर्मित किया है, उसके आधार पर केवल आर्थिक प्रगति और विकास नहीं, राष्ट्र स्तर पर पर्यटन जम्मू कश्मीर में एक नया ऐतिहासिक मोड़ पर आया है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी आज जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित हो चुका है। तो सालों और दशकों बाद एक अमन चैन का माहौल और एक आर्थिक विकास और प्रगति का माहौल आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज स्थापित हो चुका है। और इसका स्वयं वर्णन हमारे सांसद महोदय ने अपने प्रश्न में किया। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर्यटकों का श्रीनगर में आयोजित हो चुका है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और नागर विमानन मंत्रालय की प्रतिबद्धता है कि श्रीनगर की एयरपोर्ट की विकास और प्रगति भी हम लोग निर्मित करने वाले हैं। 1000 करोड़ रुपए का जो वर्तमान का टर्मिनल बिल्डिंग है उसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, ताकि आधुनिकता के साथ एक पूर्ण रूप से हमारे सारे पर्यटक और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी सुविधा और सुगम सुविधा हम लोग पूर्ण रूप से दे पाएं। जहां तक प्रश्न अवंतीपुरा का है, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक सैटेलाइट एयरपोर्ट है और हम लोग JNK के यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाएं। पर श्रीनगर के लिए केवल नहीं, लेकिन जम्मू में भी एक्सपेंशन प्लान करीब 800 करोड़ का है। दोनों शहरों में एक आधुनिक, विकसित और बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। कीर्ति चिदम्बरम जी। Sir, has the ministry considered giving an approval for an airport in Chettinad, Shivaganga, Tamil Nadu, which has an unused airstrip? So, as far as Karti ji's question is concerned, we are very clear. We have identified a number of airstrips, unused airstrips across the country. All of these airstrips are a part of the Udan Yojana. If he will come and meet with me, I will certainly discuss that with him. But indeed, if that particular airstrip is not a part of this current list, the state government has to put in a request to us, and we will certainly include it. And then we will take it forward depending on the state government's Question number 1, 2, 3. Shri Kishan Kapoor. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 1, 2, 3। अध्यक्ष महोदय, जवाब पटेल। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय,
जो उत्तर सभा पटल पर रखा है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 365 का प्रावधान का विवरण भी दिया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 अनुच्छेद 226 का भी यहाँ हवाला दिया गया है जी। इसके बावजूद भी मामले बहुत अधिक है जी सभी राज्यों में, उसका मैं दूसरे सप्लीमेंट्री में कहूँगा। पर जहाँ भूमि अधिग्रहण, वन भूमि सहित अन्य भू राजस्व आदि मामलों के कारण संभव नहीं हो पाता, क्या मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के उस विशेष हिस्से का पुनः सर्वेक्षण करने पर विचार करता है ताकि राजमार्ग कार्य अविलंब प्रारंभ हो सके और डीपीआर में संशोधन के बाद जो भूमि पूर्व में अधिग्रहित की जाती है क्या उसे वापस मालिकों को लौटा दिया जाता है? सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जो सम्मान्य सदस्य कह रहे ये समस्या है। अभी हमारे देश में काला ने निर्णय करने के बाद 1,74,327 केसेस पेंडिंग है और स्वाभाविक रूप से उस केसेस में निर्णय होने के बाद हाई कोर्ट में जाती है, फिर कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर हम हाई कोर्ट के लेवल पर या उसके काला आर्बिट्रेशन के निर्णय पर मान्य करते हैं तो इंक्वायरी करने वाले पूछते अधिकारियों को कि आपने अपील क्यों नहीं किया, उसके इंटेंशन को चैलेंज करते हैं। उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता और इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम भी सफर होता है। वैसे जो काला होता है हमारे देश में, लैंड एक्विजिशन जो होता है वो राज्य सरकार का और भारत सरकार दोनों का अधिकार है, क्योंकि ये कॉन्करेंट है। कानून बनाने का अधिकार हमारा है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है और हमारा भी 1956 का एनएच का एक्ट है। पर ये सब बातों को देखते हुए काला ने निर्णय करने के बाद ये जो आर्बिट्रेशन में केसेस जाती है इसकी संख्या कम हो और ट्रांसपेरेंसी से कम समय में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयरली निर्णय हो, इसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमने एक विशेष रूप की योजना की थी, भूमि राशि पोर्टल खोला था, उसमें हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर 11,808 नोटिफिकेशन निकाले और कुछ राहत मिली है। फिर भी अभी समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर सब लोगों से चर्चा करके हम इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में काला के निर्णय के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर, टाइम बाउंड ऐसी कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है क्या, जिसके कारण ये कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है और जिनके जमीन जाती है उनको जमीन के पैसे भी नहीं मिलते। दूसरी और एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस कानून में एक बात ऐसी भी रह गई है कि हम जहां जमीन एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारी अलाइनमेंट बदल जाती है तो हम उनको जमीन भी वापस नहीं कर सकते और हम पैसा भी नहीं देते। तो ऐसी कानून में उसकी प्रोविजन नहीं है। तमिलनाडु के एक एमपी है, उनकी समस्या हम उसको सुलझा नहीं पा रहे। तो इसलिए इन सब बातों को विचार करते हुए इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और सिस्टम को कैसा करें इसको हम सोच रहे हैं। लॉ मिनिस्ट्री भी सोचेंगे, राज्य सरकार का भी ओपिनियन लेंगे और आप लोग भी कुछ सुझाव देंगे तो उसका विचार करेंगे। पर इसमें सुधारने की आवश्यकता है, इस बात को मैं मान्य करता हूं और 1 महीने के अंदर इसके बारे में हम जरूर निर्णय करेंगे, क्योंकि ये केसेस जो है 1,74,327 और सम्मान्य सदस्य जिस राज्य से है हिमाचल प्रदेश, वहाँ 6,518 केसेस पेंडिंग है। अब मुझे बताइए 4 लोकसभा का ये छोटा से राज्य में 6,518 और हमारे कभी कभी 1,000 2,000 करोड़ राज्य सरकार में एक साल डिपॉजिट पड़े रहते पैसे, वो काला ब्याज लेता है और बैंक वाले मेरे पास आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पैसे हमारे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए बोलो। तो ये पैसे हमारे पास है, पैसे देने के लिए हम तैयार है, वो लेने के लिए तैयार है, तो सिस्टम ऐसी बनी है कि इसमें हम कर नहीं पाते। तो कानूनी थोड़ा उसमें और सुधार करके निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये जो मामले हैं, जैसे सबसे ज्यादा मामले तो आपके गृह राज्य से हैं 37,327 जी, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। वो तो लिस्ट पढ़ ली सबने, आप तो प्रश्न पूछो। और पंजाब और हरियाणा भी है तीसरे नंबर पर।
ये जो मामले हैं ये कब से लंबित हैं जी? और अभी मंत्री महोदय जी ने कहा कि इनका निपटारा हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए कितना समय लगेगा? क्योंकि हमारे वहाँ माननीय मंत्री जी, भू राजस्व के जो मामले होते हैं, अगर दादा केस कर दे तो पोता भी लड़ता रहता है जी। ये कब तक इनका निपटारण होगा जी? मैं सम्माननीय स्पीकर महोदय एक बात स्पष्ट कर दूंगा, इससे वैसे डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं है। मामले जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो काला है, वो निर्णय करता है, फिर उसके निर्णय के ऊपर अपील होता है कमिश्नर लेवल पर। कमिश्नर जो होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का है सभी है, फिर स्टेट गवर्नमेंट का कमिश्नर अपनी पावर डिप्यूटी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को देता है। फिर मेरे पास इतनी तकरारें आई है कि वकील जो काम करने वाले क्वेश्चन में वो और ये वहां मिलकर ऐसा निर्णय देते हैं कि अब मेरे पास ऐसी केसेस है, आखिर ये जनता का पैसा है, ऐसे ऐसे निर्णय आते हैं कि जहां 1 करोड़ देना है वहां 10 करोड़ अवार्ड हो जाता है। फिर उधर से लोग तकरार करते हैं कि आप ज्यादा पैसे दे रहे हो। तो ये पूरा मामला जो होता है ये सिस्टम राज्य सरकार के अधीन है। मैं आप पूछ रहे इसलिए मैंने डिटेल में बताया। मैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डालना नहीं चाहता या उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये उनका अधिकार है। मैं इतना ही कहता हूं कि आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू चेंज द प्रोसीजर ट्रांसपेरेंटली, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, क्वालिटेटिव एंड करप्शन फ्री। और ये सर प्रॉब्लम ऐसा है कि आई हैव टू कम टू यू, आई हैव टू चेंज द लॉ after passing the bill, and before that the stakeholders are state government. State government act is there. I cannot take decision as I like it. I need to take the advice from the judiciary, from the high court, from the district collector, from the state administration, and after that I need to make that law, and that is to be a complicated procedure. It is already in the concurrent list. The state list where state is supposed to make the law, the central list, the central government is supposed to make the law, and the concurrent list, both are the stakeholders, and this is in concurrent list. And that is the problem that we need to concern with all the stakeholders and find out the option on it. We are in the process. I will try my level best that to make it as early as possible to make it this law for the country. माननीय सदस्य श्रीमती बंगा गीता विश्वनाथन। Thank you so much, sir. To Chairman, sir. Sir, I convey my thanks on behalf of Kakinada parliamentary people to Honorable Minister for sanction of 516F new NH to Kakinada, sir. Thank you so much, sir. And I would like to know from the Honorable Minister, according to answer, thousands of cases are pending with regarding NH, sir. Sir, in my constituency, Komargiri village is there, sir, in Pittapuram constituency. Sir, surrounding areas are getting, farmers are getting 51 lakhs. But this area is in only 27 lakhs. In these days, day by day, land acquisition cost is rising, sir, land cost. Please do with humanitarian grounds according to your level. And I would like to suggest one issue, sir. Regarding arbitration, the collector is saying with arbitration only 30% is there, sir. I know you already said in the answer, sir, collector is there any, माननीय मंत्री जी, sir, is there any team for rising arbitration amount from 30% to 60% or ऑनरेबल 70%? मेंबर प्लीज। Thank you, sir. सम्माननीय स्पीकर महोदय, आपको भी शायद ये पता होगा, आजकल लोग मेरे पास हमारी लैंड रोड में लो मत, अलाइनमेंट बदलो, इसके लिए कोई नहीं आता। मैं हमारी लैंड लो और एमपी साहब आते इधर नहीं, इधर से लाओ, इधर से लेके जाओ। इसका मतलब ये है कि बाजार भाव से भी अच्छी प्राइस मिल रही है, 4 गुना। लोग खुश है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ जगह पर लैंड जो होती है ये इसका जो लैंड यूज होता है वो एग्रीकल्चर है कि अर्बन है। तो इंडस्ट्री एखादी खड़ी होती है, वो पावर मीटर लेता है, वो बोलता है मेरी लैंड इंडस्ट्रियल है, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहता है ये एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर का रेट अलग है, इंडस्ट्री का अलग है, अर्बन का अलग है, फिर उसके डिस्प्यूट होते हैं। ये इसी प्रकार के इशू है। तो मैं आपको एक ही बताऊंगा कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस है।
इसमें जल्दी निर्णय नहीं होता है, रेट ज्यादा है। और मैडम आपको बताओ, उत्तराखंड में हमने निर्णय किए और ज्यादा भाव दिए तो हमारे अधिकारियों की फिर इंक्वायरी होकर राज्य सरकार ने रिकमेंड करके सरकार बदल गई। तो हमारे अधिकारियों की इंक्वायरी जब सीबीआई में, तो उनको पूछा गया कि आपने क्यों कोर्ट में अपील नहीं किया, आप चुप क्यों रहे। तो अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, वो बोलते निर्णय कैसे करें। तो सब बाजू से थोड़े बहुत समस्या है, पर पब्लिक इंटरेस्ट में और आपकी भावनाओं को लेकर 1 महीने के अंदर इसके ऊपर पूरा सोचकर सब स्टेक होल्डर से बात करके हम कोई सोल्यूशन लेकर आएंगे और इस प्रॉब्लम को सुलझाएंगे। Answer of the honorable minister that regarding the payment of compensation. I have a very few. You see, in 2013 Act, Land Rehabilitation and Compensation Benefit, etc., that replacing the Land Acquisition Act, the Act came into force. Then the Act was amended when you have come into the power. Now there the compensation principles have been laid down. That's the compensation benefit has been given in the land acquisition cases. Why you are not extending that benefits which have been given in the land acquisition, land in 2013 Act, in the National Highways Act? If that principles have been laid down, then the problem will be resolved. Regarding the determination of the compensation amount is concerned, that's the point. Now, whether anybody is aggrieved or not, that's the later part. They will go on later on arbitration, 220, 30, leave aside all that things. And sir, I tell you one thing. The most important questions in India is now in every compensation matter, any benefit is given, either state government or central government, they are without giving this compensation benefit to the land losers. Okay. They are more willing to go to the High Court and Supreme Court, reduce the litigations, give the benefits to them. Sir, that's my suggestion. Although it's in the form of questions I have raised it, but this is a suggestion to you. सर, ये अध्यक्ष महोदय 2013 में ये लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने ही पेश किया था पार्लियामेंट में। मुंडे नहीं 2015 में, 2015 गोपीनाथ मुंडे जी ग्रामीण विकास के मंत्री थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था। बाद में टेम्पररी मैं उस खाते का डिपार्टमेंट का मंत्री था और ये बिल अरुण जेटली जी मैं उस समय हमने बैठकर तैयार किया था। पर आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे हो वो भावना बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम कॉम्पेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी में ये मामला आता है कि तुमने क्यों एक्सेप्ट किया, तुमने अपील क्यों किया, तुम ज्यादा पैसा क्यों किया, इंटेंशन चैलेंज होता है। अभी ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और इसलिए हमको राज्य सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम करती है, राज्य सरकार हम केवल पैसे यहां से लेके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कलेक्टर उनका, काला उनका, कमिश्नर उनका, वही सिस्टम में हमको काम करना पड़ता है। मैं ये आपकी बात से सहमत हूं कि एक तरफ कॉम्पेंसेशन के रेट काफी रिजनेबली बढ़ गए हैं। अभी वो तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा। केरल के एमपी यहाँ बैठे, अभी मैं केरल में जा रहा हूं, अभी हम एक हाईवे बना रहे हैं केरल में, 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है, 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा, फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन, मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जाम करो और सरकारी लैंड दे दो, ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा। कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर। आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है, अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए कर किलोमीटर आएगा, तो कहां से बना पाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा, जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूं और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशंस, आई एम ओपन फॉर दैट, and after that by taking suggestions from all the stakeholders we will finalize the thing and we will come to the parliament and we will tell you. Question number 124, Shri N. Redam. Yes. Thank you very much, sir. Question number 124, sir. Sir, a statement is laid on the table of the House.
Thank you very much, sir, for your elaborate answer. Apart from this, regarding my supplementary question, has the government has taken any special measures to study the climatic and geographic peculiarities of Andhra Pradesh before developing these plans, and do the master plans account for the fact that the Andhra Pradesh is very sensitive flooding? Please elaborate. Sir, I would like to reiterate what is already in the body of the answer to the question, that urban planning is a state subject and the functioning of urban local bodies, urban development authorities is the exclusive prerogative of the state governments. Having said that, I have also said in the answer, and I would like to elaborate, that what we do is that under the Amrut scheme, which is a scheme applicable to those cities which have a population of over 100,000, and there are 500 such cities, we provide some financial assistance for the state governments and union territories to formulate what are called GIS-based master plans. So the incentivization and encouragement from the central government is intended to ensure that the use of technology and geographical information systems circumscribes and then finally weeds out any diversion, leakage, or corruption. And under this, for the state of Andhra Pradesh, we have given 26 cities, including the city of Visakhapatnam, are covered. 461 cities which are under Amrut from 34 states and urban union territories have opted for this scheme. Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep have not opted, some of them because they don't have urban populations. Sir, 2 states, Kerala and Madhya Pradesh, are formulating master plans in-house and 32 through outsourcing. Whenever a state government or a union territory formulates its master plan, it must necessarily take into account not only the factors which the honorable member has mentioned, factors such as climatic vulnerability, and the honorable member mentioned those that result from the elements of nature, flooding, etc. Some states, coastal areas in particular, are more vulnerable. They will have to take it into account. We, on our part, only provide incentives through financial support. Out of this, we have already provided a total of 515 crores for these 500 Amrut cities. And now under Amrut 2, sir, we are carrying the scheme forward to those cities which did not qualify under Amrut, but which have a population from 55 to 99 lakh. Under the reforms of Amrut, all cities have to map their water bodies, rejuvenate water bodies, carry out green areas. And these steps, the master plan should take into account because these provide sensitivity, both in terms of vulnerability. Sometimes there's excess water, sometimes there's drought. But then I don't think the states and union territories would want the central government to do this, because this is very much a part of the constitutional division. And I think most states would be wanting to preserve their jurisdiction when it comes to the preparation of such master plans. Honorable member supplementary? No? Sir, what steps has taken the government has create local capacities in the area of town planning and management in Andhra Pradesh, sir? The specific question that the honorable member is asking is about capacity building. And I'm very happy to inform him that under the same scheme, we provide capacity building and training. And so far, we have trained 2,606 officials through 73 training programs. And this includes 61 from Andhra Pradesh, out of which 25 in particular are from Visakhapatnam. Jaidev Gallaji. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, there are 2 aspects to this question. One is preparing the master plan for cities, and the other is the development of cities for which master plans
have already been prepared, sir. Sir, Amaravati, the capital of Andhra Pradesh, which I represent in this House, is one such city for which a master plan has been prepared and development projects of the city have also been taken up. The work of various projects went on well till 2019, but after that, the ministry has stopped executing the works. Since it is question hour, sir, I'll be very specific and pointed and request the minister to be specific and pointed as well, sir. Sir, as far as I can remember, 25 work orders under 20 projects with an estimated cost of 2,000 crores under the Smart City Mission have been issued for Amaravati and Andhra Pradesh, but not even a single work has been completed till date, sir. So I would like to know from the Honorable Minister, what are the reasons behind this and by when the government is going to complete these projects? Thank you, sir. Since the honorable member wants me to be precise and specific, I'm delighted to do so. The question 1 to 4 is on the preparation of master plans and what assistance the central government provides by way of incentivization for preparing GIS-based master plan. The honorable member has moved from there to a project under the Smart Cities Mission, which is executed by a body which executes, and there are 100 such smart cities, sir, including the one that he is referring to. And this body oversees the design. First of all, each smart city is to come up with a set of projects. That is the basis on which it got elected or selected. Then once that is done, they have to execute those projects. As far as I can see, the Amaravati, and I have some statistics with me, the total number of projects which have been identified are 21. The cost is 2,046 crores. The projects are ongoing and the completion is, as he rightly says, leaves much to be desired. The financial progress, we have released 488 crores. The Government of India share transferred to the special purpose vehicle is 488 crores. State share transferred is 488 crores. Expenditure of the Government of India is 488. Expenditure of the state is 290. The expenditure release is 80%. Insofar as the projects, their exact state physical, since this is not part of either the question or the, if I may respectfully submit to my friend, the honorable member, this was, when we come prepared for answering questions, we anticipate supplementaries. But this question is so far removed from what I had come prepared. I'd be very happy to invite him for a cup of tea or coffee, sit down with him. I will also call the whoever is the headmaster of the special purpose vehicle, and we will get the details and find out what the precise stage of each project is. Because Badruddin, whatever you Ajmalji. prefer, and depending on the time of the day, if you'd like to come a little in the evening, we can organize that too. सर मैं मंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट से गुवाहाटी से आता हूँ और गुवाहाटी जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का आप जा चुके हैं, वो गेटवे है, लेकिन उस शहर की जो हालत खराब है हजरत सर, वो बहुत बुरी हालत खराब में है। जरा सा बारिश हो जाती है, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक पानी चला जाता है। लास्ट ईयर तो रिकॉर्डेड बारिश, किसी गली में जा नहीं सकते थे। आसाम के लोग इसके प्रमोट करेंगे कि उसको एक टूरिस्ट एरिया भी है, तो क्या मास्टर सर इसको मास्टर प्लान में लेंगे? या लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं लिया है तो जरूर लेंगे, मुझे इसकी उम्मीद है। Sir, as I mentioned earlier, and I'm happy to reiterate, the preparation of the master plan is a function which is carried out by the state government. And I have no doubt that the state government, in the preparation of the master plan, will certainly factor in the points made about excessive rainfall or the climatic vulnerability, which we are all very familiar with. And I'm sure I would be happy to sit down with the honorable member and talk to the state government and find out what exactly is the state of preparation. I am told that the state government is still to prepare a management plan, aquifer water management plan under Amrut. So we are in touch with the state government precisely to do that. But my offer stands. I'll sit with the honorable member and with the state government representatives to find out what the stage
of the preparation of that plan is. Shri Manikam Tagore ji. Sir, thank you so much, sir. Sir, in the reply, Honorable Minister has replied that master plans have been approved for 152 cities, and a draft GSI-based master plan has been formulated for 132 cities. Among these cities, how many are from Tamil Nadu? And whether for Madurai Corporation and Sivagasi Corporation, any master plan has been approved? How much Government of India has allotted for the two cities of Madurai and Sivagasi? And Sivagasi Corporation is the youngest corporation in Tamil Nadu. Therefore, I request the Honorable Minister to be a little generous on Sivagasi. Thank you. I would like to share with the Honorable Member that generosity by the central government should be taken as a given. We provide money for the country as a whole. So, as I said, for the preparation of master plans in 500 cities, which are covered under the Amrut Yojana, we have provided, I think, if I remember offhand, a total of 631 crores or thereabouts. I stand to be corrected on the precise figure. Now, all the cities in Tamil Nadu, which are Amrut cities, have the option of availing of that facility. Insofar as whether Madurai or any other particular city has availed of this is something that I am in the process of ascertaining. And even whilst we speak, if I have the answer, I'd be happy to place it. Otherwise, I'd be happy to meet my friend and share that information, because I carry the broad framework, but this is a state government issue, whether they have, I know 461 have availed of it and they are under preparation. But whether a particular city has prepared it already or is in the pipeline, I'd be happy to share that. Question number 125, Shri K. Muralidharan. Question number 125, sir. Sir, a statement is laid on the table of the House. Sir, the petrol price in India was 7.41 per liter in May 2014. 71. When the 71. When the international crude oil price was $106.86 per barrel. But today, the petrol price is more than 100 per liter, when the international crude oil price is $7.799 per barrel. 77. So 77.99 per barrel. I would like to know why the petroleum products price in India is not maintained or reduced in corresponding with the international crude oil price. I want to thank the honorable member for making it rather easy for me. I want to remind the honorable member that prices of petrol and diesel were deregulated in 2010 and 2014 respectively. We have on our own done a study of what happened in 2014, and we've done a study for 7 to 8 years, starting 2014. And I'd be happy to share those details with my friend. I don't know whether I have the study with me just now, but I can remember offhand. In the last 8 years, the increase has been the lowest since 1974. Because I know 1974 and 1973, because that's a time when I was in the student in the university and I had the privilege of filling up on the bunk on a two-wheeler periodically. So today, typically what has happened is that international, because we are deregulated, the price of petrol at the bunk is determined by the cost of production as per the indices which are available, the cost of transportation, that is the freight, insurance charges, and the exchange rate, because you're paying in a dollar. Now, I don't know what today the dollar rate is X. In 1974, it was very different. Then you add to that the refiner's margin, dealer's margin, and then the central government excise and the state government's VAT. The central government, in order to maintain the price at the bunk at a reasonable level, reduced the excise duty on 2 occasions, in November 2021 and May of 2022. And I'm happy to inform you that some other states also reduced the VAT.
Now we have a situation where some of the states, I'm not calling them BJP states because there are one or two others which have also reduced their VAT. Some of them are charging VAT at the rate of 17 rupees. Other non-BJP states are charging at 32 rupees. So there is a differential. When the honorable member was saying today the cost of petrol is 100 in some places, non-BJP states, in others it is 8-10 rupees cheaper. Today, the important issue is at a time when the global situation, I'm talking about the geopolitics, is facing many uncertainties. Let me give you the example of petrol prices. Petrol prices internationally went up by a large margin. They went up by percentages which are, sometimes 40% higher, 50%. In India, petrol price increased only 2% during that representative period between 21 and 22. Why? Because we reduced our excise. And we urged states also to reduce their VAT. Some did, some didn't. Now what has happened is that the ability to keep the price steady and allow the increase of petrol only at 2%, while internationally it went up by a very large percent, was because the OMCs, as good corporate citizens, took a loss. The OMCs, for instance, I have some figures here which are very telling. At a time when they made the profit before tax of rupees 28,360 crores in H1 of financial year 2021-22. This is a profit before tax of 28,360 crores. These three companies, IOCL, BPCL, and HPCL, now in the H1 of the further year, they have booked a combined loss of 27,276 crore in H1. So it is a combination of the central government's reduction of excise at a time when we were going through a very difficult period and there were other expenditure liabilities, state governments reducing their VAT. So today, petrol prices in India are perhaps the lowest. I normally like to choose my words carefully because when I look at honorable members, they will then come up, no, here is so. I used to say the average price of crude of the Indian basket increased by 102%. It went up from $43.34 to $87.55 between November 2020 and November 22. The retail price at that time, when it was up by 102%, of petrol went up only by 18.95%. Now, how much of this is the exchange rate variation? That is one question. But I think a government which is committed to energy security and affordability. By affordability, I mean it's not a question of just making energy available at the bunk at reasonable prices, but also ensuring that in the process of doing that, you don't disrupt the system. You've seen, the honorable member would have seen, sir, what has happened in neighboring countries, where for the love of money, you could not get energy. In fact, we ourselves provided some assistance to them of, I think, up to $4 billion or no. We, therefore, have ensured that throughout this crisis period, there was never any shortage of petrol or diesel, and the prices did not go beyond what? Ideally, we would like to have the prices come even lower. But as I said, you have to navigate and through what is doable rather than, I have also here figures of how much the percentage increases were in other countries. In the US, 144%. Honorable Mr. Speaker, sir, I am very happy to share details, and I'm also your disciple. I follow your instructions. I don't respond to things which are said when people are sitting. But let me say, I think this is an occasion where the honorable members, sab diya hua hai.
तो अगर मुझे आपको लगता है मुझे Sir, I also want to share with you that today, if you look at the international prices and our prices, I was hoping the honorable members will contribute that in their states also, the few that are left, that they will bring the prices down there also through a reduction in VAT. But I don't see that happening. Mr. Speaker, sir, sir, the issue here is today when we are negotiating, we have reached to the point of the 5th largest economy. We will soon be the third largest. Energy is the driver of economic strength. And I would like to point out that the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, and Jharkhand did not cut their taxes. So the states of West Bengal, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, and Jharkhand did not cut their taxes. Sir, ये 5 states हैं जिन्होंने काम नहीं किया और उनके माननीय सदस्य जो इन स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, इन्होंने अपना वैट कम नहीं किया। अरे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय सदस्य अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहें कि ये भी अपना वैट कम कर दें और फिर आपके स्टेट में वो दाम कम हो जाएगा और आपको यहाँ पे यू कैन देन जॉइन द मेन स्ट्रीम सेलिब्रेशन। वैट प्रश्नकाल समाप्त। इन स्टेट्स में प्रश्नकाल समाप्त। मंत्री जी प्रश्नकाल समाप्त। क्वेश्चन आवर क्वेश्चन नंबर 91 माननीय राजीव शुक्ल। धन्यवाद उपसभापति जी। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय राजीव। सर, अपने सवाल में माइक तो चालू करो भाई। वो चालू अपने जवाब में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब तो छुट्टियां जो है ये सब तो तय करने का अधिकार कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टी तय कर लेती, हाई कोर्ट अपनी तय कर लेती, चीफ जस्टिस चाहे जितनी छुट्टी बढ़ा दे घटा दे, सरकार का कुल मिला के जवाब है। इस समय जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है 4 करोड़ 90 लाख कंट्री में, लिटिगेंट्स भटक रहे हैं, परेशान है और जो है डिस्पोजल उनका नहीं हो रहा। आखिर किसको रिस्पॉन्सिबल करें? जुडिशरी कहती है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं करती, तमाम वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए जो एनजीएससी का पुराना प्रपोजल था कि जिसमें सब लोगों के साथ मिलजुल के जजेस का सिलेक्शन हो। ये झगड़ा भी बहुत जबरदस्त चल रहा है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने भी इस इशू को उठाया था। तो मैं वही सरकार, उन्होंने अभी जो रिटायर्ड जो जजेज हैं उनको भी तमाम बेनिफिट अनाउंस किए हैं। तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है इनको खत्म करने के लिए जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर हो कहते हैं कि इट हैज बिकम ए ओपेक सिस्टम, इट हैज नॉट यूज्ड। So I want to know from the honorable minister what roadmap, what plan has he got in future to resolve this crisis? Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सदस्य राजीव जी ने सवाल पूछा है एक तो गंभीर सवाल है और सदन को और पूरे देश को भी चिंता करने का आवश्यकता है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारा देश में इस वक्त टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं और जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। ये इसका कई कारण है। जो मूल कारण एक माननीय सदस्य जी ने जो जिक्र किया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और जो
जजेस का संख्या जो स्ट्रेंथ जितना सैंक्शन हुआ उसमें से जो पेंडेंसी है यानी कि वैकेंसी इस वक्त जो देश भर में है, 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति देकर के यहां पारित हुआ था। ये एक हमारा देश संविधान से चलती है और देश का सॉवरेनिटी लोगों के पास है, लोगों के भावना से देश चलता है और संविधान के मुताबिक चलता है। मैं सीधा सीधा राजीव जी ने सवाल किया उसको अपने बात को जोड़ के ये बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पूरी ताकत, पूरी योजना के तहत हम पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो कदम जितने उठाए हैं उसको मैं बहुत लंबा उसका जवाब हो जाएगा, तो उसको मैं अभी जिक्र नहीं करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहां भेजते हैं उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति, सब धर्म, महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सदन का जो भावना है, देश की जनताओं का भावना है, उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं यहां से बहुत ज्यादा कोर्ट के बारे में टिप्पणी में इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था। 93 का बाद वो चेंज हो गया। तो मैं राजीव जी को इतना बताना चाहता हूं कि पेंडेंसी और केसेस को खत्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बात सही है कि देश के भावना या इस सदन का भावना जो रखा गया था उसका मुताबिक आज हमारा पास व्यवस्था नहीं बनी है। दूसरे सर, जो आपने रिटायरल बेनिफिट्स, क्योंकि सर मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं कि महत्वपूर्ण है। हमारे सरकार जजों के बारे में, उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग के लिए हम सोचते हैं। अभी अभी सरकार ने निर्णय किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब रिटायर होंगे उसके लिए कुछ बेनिफिट्स, उसके लिए जो बेनिफिट्स है हमने एक्सटेंड किए हैं। मैं देखिए आज यहाँ मंत्री बैठे हैं, मंत्री आप लोग भी मंत्री थे, मंत्री रिटायर होने के बाद, हारने के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं सिवाय जो पेंशन पार्लियामेंट से जो मिलता है। लेकिन जजों का पेंशन के अलावा हमने जो अभी एक्सटेंड किए हैं बेनिफिट चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उसको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, एक शॉफर मिलेगा इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो इक्विवेलेंट टू ब्रांच ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान किया है। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हमने जो उनको बेनिफिट दिए हैं, एक डोमेस्टिक हेल्प, एक शॉफर और साथ साथ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस सेंसिटिव मैटर डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद 6 महीने के लिए उसको टाइप 7 का एक एकोमोडेशन और राउंड द क्लॉक 5 साल तक उसको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को 3 साल तक के लिए राउंड द क्लॉक
उनको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय राजीव। जवाब दिया है उसमें उन्होंने मतलब एक तरह से बहुत असहाय महसूस किया कि सब कुछ जो है कॉलेजियम ने अपने पास रख लिया, जजेस के अपॉइंटमेंट को सरकार का कहीं रोल नहीं है। मुझे याद है कि जब हमारी भी सरकार थी और इसके बाद जब ये मोदी जी की सरकार आई तो हम लोगों ने एनजीएससी पास किया था और यूनानिमसली पास किया था, पूरे सदन ने पास किया था। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या आप उसको रिवाइव कर रहे हैं? इट्स अ वेरी स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। आर यू प्लानिंग टू रिवाइव दैट बिल टू क्रिएट एनजीएससी ताकि सो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व? सेकेंडली, ये जो आप कह रहे हैं सारी सुविधाएं रिटायर्ड जजेस को दी, तो उनके साथ कुछ काम भी ले रहे हैं ताकि पेंडेंसी कम हो कि सिर्फ सुविधाएं देते चले जा रहे हैं? ड्राइवर, कार, स्टाफ, कुक। हो गया। थैंक यू सर। राजीव जी ने फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। जहां तक एनजीएससी का सवाल है, मैंने पहले बता दिया कि देश का सोच, सदन का सोच सबने देख लिया और सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं कई रिटायर्ड जजेस और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सदस्य ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उस समय का जो निर्णय हुआ और पार्लियामेंट का यूनानिमसली पास किया वाला एक्ट को खारिज करना ये सही नहीं था। ये उस पीठ में जो थे उन्होंने भी इस बात को कही है और कई जजों ने, सिटिंग जजेस और रिटायर्ड जजेस ने भी कहा है और देश के कई जाने माने जूरिस्ट, लॉयर्स, एडवोकेट और कई हमारे राजनीतिक दल के सदस्यों ने भी इस बात को कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस देश के सोच के साथ आया वाला एक निर्णय को जो स्ट्राइक डाउन किया है वो सही नहीं किया है। मेरे पास मुद्दा आया और मैं इस सदन को जानकारी देना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। थैंक यू। प्लीज नो मिस्टर तिरुचि शिवा, नो यू हैव आस्क्ड, आपने पूछ लिया सवाल। माननीय तिरुचि शिवा जी, नहीं प्लीज, माननीय तिरुचि शिवा जी। थैंक यू माइक। Thank you, Deputy Sir. Sir, since there is no reservation policy is in place in the appointment of judges, there is a strong feeling that the SC, ST, OBC and women category are not getting the due representation in the appointment of judges. I would like to know the breakup details of the number of judges in SC, ST and women and OBC quota in High Court and Supreme Court. And would the minister consider of changing the nomenclature of Madras High Court as Tamil Nadu High Court? Thank you. सर, सबको पता है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब जाति, सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लोगों को जो लिखा है, उसमें हमने ये आग्रह किया कि जब आप नाम भेजेंगे ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब एक ही जज हुए हैं, जस्टिस सेमा जो नागालैंड से आते हैं। आज तक एक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग एक मात्र रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और आज हमारे पास 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कितने जाति से कैसे लेना चाहिए, मैं इसका नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं इसको जवाब दे रहा हूं। तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हमने आग्रह किया है कि कोशिश करे कॉलेजियम कि सब जाति को किसी न किसी रूप से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। थैंक यू। माननीय सुशील मोदी जी, माननीय सुशील मोदी। उपसभापति महोदय, प्लीज माननीय मंत्री ने ये हॉलीडेज के बारे में उत्तर दिया है। उपसभापति, माननीय मंत्री जी ने बताया कि हाईकोर्ट के अंदर 155 हॉलीडेज होती है एक साल के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में 141 और इतनी बड़ी संख्या में केसेस पेंडिंग है और पूरे हिंदुस्तान में किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में वोकेशन का प्रावधान नहीं है, केवल स्कूल कॉलेज छोड़। संक्षिप्त सवाल। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं
क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेंगे कि समर वेकेशन, विंटर वेकेशन को खत्म करके, और जैसे हर व्यक्ति अपनी छुट्टी लेता साल में 120 या 115, वो व्यवस्था जो अन्य जगह पर लागू है, उसको करने के बारे में क्या चीफ जस्टिस से बात करेंगे? धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सुशील मोदी जी का जो अनुपूरक प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की छुट्टियों को लेकर के क्या माननीय मंत्री जी मुख्य न्यायाधीश से बात करेंगे, इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि अदालतों का जो कार्य दिवस है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के अभ्यास और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है, जिससे उसकी बैठकें और अवकाश आदि सब उसी में शामिल है। इसी प्रकार से हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी बैठकों और छुट्टियों सहित अपने अभ्यास और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं। अदालतों की छुट्टी कम करने या समाप्त करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मामला न्यायपालिका के क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जैसा पेंडेंसी पर हमेशा चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में लगभग 5 करोड़ के आसपास होने जा रही हैं, तो इस बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो समर वेकेशन है ये 7 सप्ताह की है, यानी 49 दिन। तो पिछले 4 साल से मैं देख रहा था छुट्टियां जो हैं 1 साल पूरे 49 दिन हुई और 3 साल 48 दिन हुई हैं। इसके बाद विंटर वेकेशन भी है, होली भी 5-6 दिन की है, दिवाली भी 5-6 दिन की है, और गस्टेड हॉलीडे हैं, सैटरडे संडे को माननीय सुप्रीम कोर्ट का कार्य दिवस नहीं होता है। तो इस प्रकार की बात की जा सकती है, और हम सबका, सरकार का और अदालत का, सबकी मंशा यही है कि पेंडेंसी कम हो और त्वरित न्याय लोगों को मिल सके। धन्यवाद। माननीय विवेक तनखा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि हम देख रहे हैं कि पेंडेंसी की प्रॉब्लम है, जजेस की अपॉइंटमेंट की भी प्रॉब्लम है, और इसके लिए तो एक लार्जर डिबेट किसी दिन आई एम श्योर पार्लियामेंट में होगा। बट द क्वेश्चन दैट इज बिफोर यू ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर इज दैट वेदर वेकेशंस should be permitted or not in the courts. मेरा इसमें एक सुझाव है, is something which might be the judiciary might accept also. You should have continuing courts. Court should never close. But you can give holidays to judges, and which can be spread across the year in terms of their own convenience. Instead of closing the court, give them that. माननीय विवेक तनखा जी, आपका सुझाव है ये, सवाल आप पूछें। तो सवाल ये है कि can the government come forward with such a suggestion to the government? Thank you. With the court. Thank you. Sir, Honorable Member Vivek Thankar himself is a very senior lawyer. He understands how judiciary functions and how much government can intervene. However, his suggestion is well taken, and definitely there is a feeling amongst the people of India that the long vacation which the courts obtain is not very convenient for the justice seekers. Definitely, as a law minister, it is also my bounded obligation and duty to convey the message of this house, or the sense of this house, to the judiciary. Will definitely ensure that even if there are vacations, the functioning of the court should not be stopped. Although there is a vacation bench, but that bench is very, very limited one. So that is why I feel that the court can think about giving a space which will lead to functioning of the court in a limited manner during the vacation period also. Thank you. Now question number 92, Honorable P. Wilson. Sir, thank you, Deputy Chairman, sir. Please. माननीय मंत्री जी. Thank you, Deputy Chairman, sir. I have the privilege to raise my question in presence of Honorable Prime Minister. Thank you, sir. First supplementary question. Sir, please tell this August House whether the ministry has taken any steps to prevent cyber attacks from taking place in Kalpakkam Nuclear Power Plant, Kudangulam Nuclear Power Station, and other nuclear power plants, as cyber attacks have been reported to be taken place in the past in the nuclear power plants. Thank you. Deputy Chairman, sir, I appreciate the Honorable Member Shri Wilson's interest in the subject and his concern for his home state of Tamil Nadu and the
atomic plants that we have over there. Certainly, there was one such report last year, following which we have put in place a mechanism whereby different levels of screening is done, monitoring is done, and I can assure through you, the August House as well, that the nuclear plants are well protected from all kinds of intrusions, including the cyber attacks. And Tamil Nadu, being one of the important hubs of India's premier nuclear plants, is always a matter of great priority for all of us. Thank you. Second supplementary, Mr. Wilson. Sir. Sir, please inform this August House what safety measures have been taken by the ministry to reduce the possibility of radiation releasing nuclear accidents, the problems of radioactive water disposal, including safe stocking of spent fuel, and the possibility of contributing to nuclear weapon proliferation. Thank you, sir. Deputy Chairman, sir, this concern has been raised from time to time at different forums, including in this House. But so far, we have not come across any such incident where on account of radioactivity, some damage, any kind of damage might have accrued. And I would rather solicit the support of the honorable members and also the honorable member, Mr. Wilson, that some of our plants get delayed and stalled because of certain apprehensions in the public, wherein the need is to create some kind of awareness. We have, in fact, in the context of Tamil Nadu itself, we have the Indian Neutrino Institute coming up in district Theni in Tamil Nadu. There also it has got delayed because of certain anticipations and certain protests. But so far we have never had, our plants are very well protected. We have different shields, and the waste material also is disposed of in a particular mechanism following certain SOPs. It is first placed near the reactor for a few months, then away from the reactor, which is known as away from reactor storage, for about 5 years, nearly 30 meters deep into the surface of the earth, and then also reutilized. And never once has there been. In addition, not only from radiation, even from tsunamic incidents, our plants are very well protected. Our western plants, the nearest tsunamic zone is Karachi. For the southern plants, including Tamil Nadu, the nearest is Indonesia. So we have protected from all kinds of such collateral damages. Thank you. Honorable M. Thambi Durai. Thank you, sir. I want to know from the Honorable Minister, he has already said there are so many research centers are going to establish to spell out the agony of the people and also concern of the people. He has said that certain incubation centers established only in atomic Please question, sir. So I want to know from the Honorable Minister whether we will come set up this kind of research centers in IITs like also institutions which can contribute for the spelling out this kind of. Thank you. Thank you, Deputy Chairman, sir. This gives me an opportunity to share with this August House that it was at the behest of Honorable Prime Minister that in 2016, a unique initiative was taken in the form of Atal Innovation Mission. And thereby, a series of Atal Innovation Centers have been set up across the country, not only in IITs, but also in other institutions. Now, coming directly in the context of the question that we have today related to the Department of Atomic Energy, here itself we have 5 such incubation centers, which one of which is, of course, in Mumbai, the BARC, in the premises of the Bhabha Atomic Research Center, and the projection is that it will turn out over 75 startups in the next 5 years. We have the Raja Ramanna Center, again in Indore, where we have set up one of these incubation centers. So we have 5, where we are planning to turn out 22 startups in next 5 years with 3 trade transfer agreements. Institute of Plasma Research in Gandhinagar, Gujarat, with 32 startups projected. Variable Energy Cyclotron in Kolkata with 37 startups and 7 transfer agreements. And Indira Gandhi Center for Atomic Energy in Kalpakkam, Tamil Nadu. So, and as far as the BARC Center is concerned, already certain allocations have already been done. So we are in the process of setting up, because this is a unique concept, this Atal Innovation Center. They'll function as interface between research and the commercial applications, which was the Honorable Prime Minister's vision to create a synergy between research, academia and industry in order to provide
avenues of livelihood, avenues of entrepreneurship, avenues of startups. थैंक यू। माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 3 चरणों के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम कहां तक पहुंचे हैं और एवं थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र कब तक शुरू होंगे? अगर सुरक्षा की बात होगी, नहीं जवाब देंगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। सभापति महोदय, ये सत्य है कि भारत में थोरियम के सर्वाधिक रिजर्व मौजूद है विश्व भर में, और इसका अगर पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाए तो वी आर अ स्टोर हाउस ऑफ थोरियम, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग भी यहाँ पर ही हो रहा है। कामनी नाम का हमारा एक रिएक्टर चल रहा है, प्योरली इंडिजिनस, पूरी तरह से आत्मनिर्भर, और यूरेनियम 333 का उपयोग करता है जो थोरियम से ही पैदा किया जाता है। तो उस दिशा में पहले से ही प्रयास जारी है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम बाकी देशों की तुलना में इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। धन्यवाद। माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी। My question to Honorable Minister through you would be, in the last winter session, the Minister had stated the construction of the first prototype fast breeder reactor would be completed by October 2022. What is the status of the FBR at Kalpakam Nuclear Complex in Tamil Nadu? Thank you. Thank you. I'm glad, Deputy Chairman, sir, the honorable member has followed up this issue. Kalpakam is one of the oldest. We have 4 units, and it's totally indigenous, and the reactor that you are mentioning is nearly complete. So I think we are making a headway. In fact, that also, if I, with the permission of the chair, I might add over here, that it is only in the last about 8.5 years, many of the units have been made functional. For example, one of the premier installations was Kundakulam, and it started way back in 2002. But it was only after 2014, after 12 years, that the first unit was made functional in December 2014, followed by in the next year the second unit, and the work has started on third and the fourth unit. And we plan to go up to 6 units by next 5 years or so. So most of this functional activity has happened in the last 8.5 years, and the integrated project that you refer to is almost complete. Thank you. Now question number 93, Honorable R. Girirajan. Yes, please. Manya Mantri. Put your first supplementary. Thank you, Deputy Chairman, sir. Air pollution of severe nature is a root cause for the death of 6 lakh children worldwide. The dangerous pollutants like ozone, particulate matter, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, and lead cause several problems for children's health. Prenatal exposure to polluted air causes neurodevelopmental disorders in children. Exposure to polyclinic aromatic hydrocarbons. Please be brief in your question, please. Exposure. Polyclinic atomic hydrocarbons was associated with the symptoms of anxiety and depression and reduced IQ among the children. My question to Honorable Minister is whether the Union government has taken any protective measures to control air pollution of different nature of ensure children's health in India. Thank you. And if so, the details Thank of you. Thank you, Mr. Girirajan. You have put your question, please. माननीय उपसभापति महोदय, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 131 शहरों का चुनाव किया गया है। जहां तक उसके कार्यक्रमों का संबंध है, एयर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए नगरों में जो कचरा जलाने का है, उसके ऊपर एक अच्छी तरीके से प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना, सरकार के द्वारा जो संसाधन है, विशेष रूप से उस प्रकार के ऊर्जा के संसाधन जैसे सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी को ज्यादा प्रोत्साहित करना, एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रोत्साहित करना, एयर क्वालिटी को रखने के लिए विशेष रूप से दिल्ली में हम लोगों ने BS4 से BS6 के जो फ्यूल स्टैंडर्ड्स को हमने तय किया है। धूल के जो कण होते हैं उसके लिए हमने गाइडलाइन निकाली है। जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें धूल के कणों को किस प्रकार से नियंत्रित करा जाए उसकी गाइडलाइन निकाली गई है। और इन सब नियंत्रणों के अंतर्गत अगर ये देखा जाए कि 2022 में जो 131 जो नेशनल क्लीन एयर मिशन का जो प्रोग्राम चला है, उसमें लगभग देश के 95 शहरों में पिछले 4 वर्षों से अगर देखेंगे तो जो PM10 जो
पार्टिकुलेट होता है उसमें काफी कमी आई है। हमने शहरों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कि कौन शहर ज्यादा अच्छा एयर क्वालिटी को रख सकते हैं, उसके लिए पुरस्कार देने का भी विषय किया है। और इस वर्ष 9 शहर विशेष रूप से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अमरावती, मध्य प्रदेश में देवास, उड़ीसा में सुंदरनगर और हिमाचल में नालागढ़ को एक इस प्रतियोगिता के तहत पुरस्कृत भी किया गया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और सेकंड सप्लीमेंट्री मिस्टर गिरिराज। Sir, I would like to know from the Honorable Minister the funds allocated for the National Clean Air Program, NCAP, and the National Green Mission and other programs under the umbrella of the National Action Plan on Climate Change since 2019, state-wise, and why just 2 cities, Trichy and Toothukudi alone included from Tamil Nadu under NCAP, and why other cities, corporations in Tamil Nadu are neglected under NCAP? Thank you. On priority basis, Chennai should be included. Thank you. First, because Please be brief. Please be brief in your question. Chennai should be included in priority. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 131 शहरों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चुना गया है और 2017 की तुलना में मैंने बताया 2024 तक इन शहरों की जो वायु गुणवत्ता है उसमें 25 से 30% कमी लाने के लक्ष्य को किया गया है। इन 131 शहरों को चुनने का जो कारण है वो उनके वायु प्रदूषण में जो एक तरीके से ज्यादा उनका वायु प्रदूषण खराब है इसलिए चुना गया। चेन्नई का वायु प्रदूषण अच्छा है और अच्छा ही रहना चाहिए, उसके लिए आप भी प्रयास करें। थैंक यू। माननीय श्री नरेश बंसल जी। नरेश बंसल। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो कदम डिकार्बनाइजिंग के लिए उठाए हैं उससे एयर पोल्यूशन के कारण बीमार होने वाले बच्चों के और उनकी मौतों में कुछ कमी आई है क्या? आई है तो उसका डाटा क्या? धन्यवाद। राज्य सरकारों में लगातार मॉनिटरिंग किया जाता है, ये डाटा मेरे पास। धन्यवाद। ऑनरेबल जोस के मनी जी, प्लीज बी ब्रीफ इन योर क्वेश्चन। Sir, the data provided by the ministry to my question on February 9th, it says that for the combined expenditure for environment protection for the last 5 years is 3,102.38 crores, out of which a meager amount of 41.13 crores were spent on pollution abatement. So my question is, when the country around the world are focusing on attention of bluer, cleaner, and cleaner future, whether the government has drawn out a clear action plan to reduce environmental pollution and to achieve a clean and sustainable India? Thank you. माननीय मंत्री जी। भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को चलाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 131 शहरों को 6,897 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में वायु सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और जो मैंने अपने पूर्व उत्तर में जो कार्य रेखांकित किए थे उन सब कार्यों को इन शहरों में इस कार्यक्रम के तहत संचालित किया है। धन्यवाद। माननीय मुकुल वासनिक जी। उपसभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ये हकीकत है कि इस वर्ष सन 2022 में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सिर्फ एक ही दिन ऐसा रहा जिसको गुड की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। दिल्ली में, भारत की राजधानी में, हर साल पिछले कुछ सालों से स्कूलों को ठंड के दिनों में प्रदूषण की वजह से बंद करना पड़ता है। क्या दिल्ली के लिए कोई विशेष योजना केंद्र सरकार ने बनाई जिसके वजह से ये स्थिति से हम निपट सके? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं उनको बताना भी चाहूंगा कि सरकार के प्रयासों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में जो पराली जलाने का जो विषय होता था उसमें 32% की कमी आई है
पिछले वर्ष 2021 में 78,550 इंसिडेंट हुए थे, उसके मुकाबले इस वर्ष 53,900 इंसिडेंट हुए हैं। उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारत सरकार के उस कानून को जाता है जिसके अंतर्गत हमने नेशनल ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटी का निर्माण किया है, क्योंकि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के कारण है। इसको एनसीआर भी नहीं मानना चाहिए बल्कि एयरशेड की पहचान को हमने एक तरीके से कानूनी स्वीकृति दी थी। इस एयरशेड के अंतर्गत हमने पराली जलाने का जो विषय उसमें किसानों को काफी हद तक साथ लेने का काम किया और हरियाणा सरकार तो विशेष रूप से बधाई की पात्र है कि हरियाणा में 40% से ज्यादा पराली के जलाने में कमी हुई है। दिल्ली का जहां तक केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का विषय है, दिल्ली में प्रदूषण सबसे पहला वाहनों के कारण होता था। 2014 में जब से हमारी सरकार आई है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे उसको पूरा करने का सरकार ने काम किया है। तो जो अब बाहर से जो कमर्शियल व्हीकल आते थे वो दिल्ली के बाहर से जाने लगे हैं। दूसरा जो व्हीकल पोल्यूशन होता था उसको हम BS4 से BS6 में लेके गए हैं। तीसरा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता था दिल्ली में हमने 100% PNG कर दिया है और NCR के जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं उधर भी अब हमने लगभग 30 से 40% PNG के विषय को आगे बढ़ाया है। दिल्ली के आसपास जो हमारे ईंट भट्टे के जो लोग थे उन्होंने भी हमारा अच्छा सहयोग किया और ईंट भट्टों को हम जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर के गए हैं। दिल्ली में पूरी तरीके से जो डीजल के जो जनरेटर थे उसके प्रयोग पे हमने पाबंदी लगाई। इससे पहले ही जब हमने पिछले साल मॉनिटरिंग करी थी तो गुड़गांव में लगभग 73 सोसाइटी डीजल पे आश्रित थी, जिसको हम रिड्यूस करके 3 लेकर के आ गए हैं। वाहनों द्वारा प्रदूषण की निगरानी के लिए भी जहां हम इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां प्रदूषण नियंत्रण का भी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो निर्माण कार्यों में प्रदूषण हो रहा है उसके लिए भी डस्ट मैनेजमेंट के लिए हम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण में हमने एक और जो चीज देखी है कि खुले में जो कचरा जलाना है, तो खुले में कचरा जलाने को हम पूरी तरीके से रोक रहे हैं। और दिल्ली के पॉल्यूशन में जो वासनिक जी कह रहे थे, इस बार केवल एक ही दिन ऐसा रहा है, बाकी औसत हमारा बहुत अच्छा रहा है। और हम लोगों ने इस अपने कमीशन के द्वारा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान फॉर दिल्ली हमने लागू किया है और ये इतना सिस्टमेटिक होने लगा है कि जैसे ही AQI का स्तर जब ज्यादा खराब पे जाता है तो ऑटोमेटिक वो प्लान अपने एक्शन में आ जाता है। और मेरे को लगता है कि NCR के जो हमारे आसपास के भी राज्य हैं वो इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और सरकार के द्वारा बनाए गए इस प्रगतिशील कानून का असर आज हम दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण। धन्यवाद माननीय मंत्री, धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 माननीय जवाहर सरकार जी। माननीय मंत्री जी। Sir, the statement is laid on the table. फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, the first question I would like to ask is, public service broadcasting is now being mandated on all TV channels of India. Public service broadcasting, that was the mandate of Prasar Bharati. Now, has Prasar Bharati failed? Number one. And a sub question to this is, why is mandate, why is monitoring, why is punishment being issued for a good cause like public service broadcasting? Thank you. धन्यवाद सर। 2 इश्यूज इस पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उत्तर में। एक की जो नई गाइडलाइंस भारत सरकार ने बनाई है अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की, पहले 2 अलग अलग थी, अब इसको एक ही गाइडलाइन बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस, इस पे भारत सरकार ने पूरा जोर रखा है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, पहले परमिशंस लेनी पड़ती थी किसी भी लाइव टेलीकास्ट को करने के लिए, अब प्री रजिस्ट्रेशन ही केवल करवानी पड़ती है, आपको जानकारी ही देनी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए इसलिए भी नई गाइडलाइंस को लाया गया है। और स्पेसिफिक टाइमलाइंस के अंतर्गत सर हमने परमिशंस अब देनी शुरू कर दी है, बहुत कम समय में उसको करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है कि आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहां पे सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। पहले केवल कंपनीज को परमिशन मिलती थी, अब LLPs को भी तय कर दी है। और पहले एक साल के बाद आपको रिन्यूअल के लिए आना पड़ता था, 5 साल की हमने समय सीमा कर दी ताकि आसानी हो सर। क्योंकि माननीय सदस्य खुद प्रसार भारती के पहले CEO रहे और ये कहना कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर फेल हो गया, इनके मुंह से कम ये शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं,
आखिरकार सरकार ने हर प्रयास किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस, दोनों में बहुत सारे सुधार है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये ऑक्शन नहीं हम करते एयरवेव्स, हम इसको एलोकेशन करते हैं ताकि जन जन तक टीवी चैनल्स भी अपनी खबर या बाकी सबको पहुंचा सके। बदले में सर, अगर सरकार ने इतना कहा कि आप 30 मिनट के लिए जनहित और राष्ट्रहित के मुद्दों को बताइए, तो मुझे लगता है ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी सारे ही अधिकतर टीवी चैनल्स करते हैं, और ये ट्राई की गाइडलाइंस में इसको पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो एयरवेव्स को है। और अगर इसका ऑक्शन की बजाय एलोकेशन किया जाता है और जनहित के लिए अवेयरनेस के लिए कहा जाता है, तो मुझे तो खुशी इस बात की होती है अगर माननीय सांसद ये कहते कि इस सरकार ने कदम उठाया कि अब सारे ब्रॉडकास्टर जितने भी हैं वो 30 मिनट के लिए जनहित के मुद्दों को संचारित करेंगे, और बहुत सारे करते भी हैं। रेडियो पर तो एक एक घंटे का होता है सर। हमने 4 मीटिंग्स तो अपनी अलग से की है, चाहे IBDF हो, NBDA हो या बाकी प्राइवेट चैनल, तो सबके साथ बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई है और जनहित में ही इस निर्णय को लिया गया है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय जवाहर सरकार। I did not say that Prasar Bharati has failed. I had asked the Honorable Minister whether he finds Prasar Bharati lacking. I have asked 3 questions and none of the replies have been given. Please put your second question. Sir, my second question is that A was why did you issue it? Now you go and tell me what has been done. Please question. I had asked whether Ramayana and Mahabharata would fit in public service broadcasting and whether this public service broadcasting can be adjusted or fresh programs need to be done. None of these have been replied to, sir. Thank you. This list is not exhaustive. Other issues of national importance and social relevance can be added to that. It is very open and clear, and we are not restricting the TV channels to do it to up to on those 7 itself. They can look at other issues of national importance and social relevance. उसमें तो कहीं कोई बंदिश ही नहीं है. We have left it very open. और इसमें कोई बंदिश नहीं है सर, ये कोई वॉलंटरी करना है सब कुछ. इसमें कोई ऐसी कोई सख्ती नहीं कि आपको करना ही करना है. 30 मिनट के लिए अगर देश के हित में है, पहले भी बहुत सारे इश्यूज दिखाए जाते हैं, उसमें से 7-8 बताए गए, बाकी ओपन रखा गया है. इसमें तो कोई, मुझे लगता है इसका तो जितना स्वागत किया जाए उतना कम है. तो जनता के हित के विषय हमने उठाए हैं, और जब अब चुने हुए प्रतिनिधि अगर जनता के हित के विषय को कहेंगे कि नहीं करें या क्यों करें, रामायण महाभारत की यहाँ पे कहीं बात नहीं की. नेशनल इंपॉर्टेंस के कोई भी विषय होगा जो चैनल्स को लगता है उसको स्वागत योग्य है. थैंक यू. माननीय राकेश सिन्हा. माननीय राकेश सिन्हा. पूरे दिन रामायण महाभारत. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग है जिसमें अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जैसे आजकल है, कुरुक्षेत्र है, योजना है. इन पत्रिकाओं का रुख और प्रवृत्ति और जो उसका कंटेंट 1950-60 की दशक की तरह ही चल रहा है. उसे संदर्भ अनुकूल और जुगानुकूल और नई पीढ़ी के अनुकूल बनाने के लिए क्या कोई प्रयास हो रहा है? थैंक यू. इसको सुझाव के रूप में लेता हूं. धन्यवाद. माननीय MM अब्दुल्ला जी. माननीय MM अब्दुल्ला. ऑनरेबल MM अब्दुल्ला. Honorable Deputy Chairman, sir, thanks for the opportunity given me to ask the supplementary question on question number 94. Sir, my supplementary is whether the priority for regional language programs will be given in this 30 minutes of airtime for public service broadcasting, and it will fit in these guidelines. Thank you, sir. Thank you. Sir, except sports channels, we have asked other channels to do the program for 30 minutes as per their convenience. There is no time slot for them, no language bar for them. It is left to them only. The list is not exhaustive. They can add other issues of the social relevance in the regional languages also. And the government of India is time and again, is in consultation with various channels. चाहे वो प्रसार भारती के रीजनल चैनल्स हो, वहां पर भी रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग प्रोग्राम्स को दिखाया जाता है. और पब्लिक ब्रॉडकास्टर के अलावा जो बाकी चैनल्स हैं, अगर वो रीजनल लैंग्वेज में ही है सर, तो उनको ये उचित ही होगा कि रीजनल लैंग्वेज में वो 30 मिनट के प्रोग्राम को दिखाएं. दिन के किसी समय में भी वो दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक समय में दिखाना है. थैंक यू. माननीय राघव चड्ढा जी. माननीय राघव चड्ढा जी. हो गया. सर,
सर आप खुद एक माननीय सदस्यगण, कृपया ध्यान रखें कि आपकी पार्टी के अगर किसी मेंबर को पहले मौका मिल चुका है तो चेयर के पास बड़ा सीमित मौका होता है। एक ही पार्टी और एक ही समूह को अगर बार बार हम एक सवाल पे मौका दे तो चेयर का बंधन और सीमा आप समझते हैं। इसलिए प्लीज, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा है, अपने नाम भेज दें और उस प्रक्रिया का पालन यहाँ होता है जिसके तहत आपको मौका मिलता है। माननीय राघव सर, डिप्टी चेयरमैन सर, आप खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं और खबरों के महत्व को समझते हैं और कैसे इस देश के अंदर सवाल जी कैसे इस देश के अंदर न्यूज अब नॉइज में तब्दील होती जा रही है। मेरा सवाल बड़ा सरल है सर। इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। मेरा सवाल बड़ा सरल है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या उन भड़काऊ चैनल्स और उन भड़काऊ एंकर्स के खिलाफ सरकार कोई योजना लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और कर रही है तो क्या कर रही है, वो सदन को बताया जाए। धन्यवाद सर। मुझे लगता है इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर जो नियम भी कहते हैं, 3 चरण पर इसकी हमने प्रक्रिया है। पहली, अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत है तो जो चैनल इस तरह का प्रोग्राम करता है उसी के स्तर पर उसका निवारण होगा। उसके बाद जो एसोसिएशन है उसके स्तर पे होगा। अगर नहीं होता है तब इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास आएगा। और अभी तक आपकी कोई भी ऐसी शिकायत, आपकी मीन्स आप वैसे जनता के बीच में से ऐसी कोई शिकायत ऐसी अभी नहीं आई है जहां पर ऐसे भड़काऊ या कोई ऐसा आपको लगता हो। अगर आपके पास ऐसी किसी चैनल के प्रति कोई शिकायत है तो मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद हमें निश्चित तौर पर लिख कर दें और नियम के अनुसार जो जो कार्रवाई होगी, 3 टियर सिस्टम है, उसमें पहले चरण पर ही उसका निवारण हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर तीसरे पर भी आती तो डिपार्टमेंट वहां पर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। हम ऐसी शिकायतों पर अवश्य देखेंगे क्या कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसकी सर 3 टियर सिस्टम है जिसमें चैनल के स्तर पर सबसे पहले निपटा जाता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 95, डॉक्टर सस्मित पात्रा। 5 माननीय मंत्री जी। Deputy Chairman sir, the answers laid on the table of the House. फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाली यात्रा उड़ीसा के कटक में होता है, कटक शहर में, जो कि भारत के गौरवशाली इतिहास को और विशेषकर उड़ीसा में जो सी फेयरिंग, जो साधुबौद्ध थे, हमारे सेलर्स थे, जो इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, जावा जाते थे, उस ट्रेडिशन को फिर याद दिलाता है। उस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने एक रिक्वेस्ट भेजा था कि उसको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल के तौर से उस पर स्टेटस दिया जाए। मेरा पहला सप्लीमेंट्री इस माध्यम से है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के माध्यम से उनका कोई परव्यू नहीं है, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस तरह के जो बाली यात्रा जैसे हमारे हेरिटेज फेस्टिवल्स हैं, क्या उनके लिए कोई मापदंड तय करेगा फॉर अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज लिस्ट, जिससे कि आगे के दिनों में केवल बाली यात्रा नहीं, ऐसे कई ऐसे विषय हो सकते हैं देश में जिसको कि उस लिस्ट में शामिल किया जाए। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहती हूँ, कभी हाल फिलहाल में 8 नवंबर 2022 को ही आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट के साथ, जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, उसके डिवीजन के साथ में एसओए जो के माध्यम से ये फेस्टिवल को इसको उत्सव को मनाया गया, और वो भी कटक में भी मनाया गया, भुवनेश्वर में भी, और उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार ने ये तय करवाया कि जो भारत एक ऐसा देश रहा जिसका साउथ ईस्ट एशिया और अन्य देशों के ऊपर ट्रेडिशंस में, कल्चर्स में, ट्रेडिंग एक्टिविटी में बहुत अधिक महत्व था, और इंडियन ओशन, भारत के नाम पर जो एक समुद्र है उसका भी नाम रखा गया। तो उसकी महत्वता को सामने रखते हुए, समकक्ष रखते हुए, इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत रूप से 3 दिन का जो है उत्सव बनाया गया है। और प्रोजेक्ट मौसम भी एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, उसमें इसके विभिन्न अंगों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। विभिन्न देशों के साथ बातचीत इन सब विषयों पर चल रही है, और बाली यात्रा भारत के लिए महत्वपूर्ण है,
लेकिन बाली के अंदर भी इसी उत्सव को मनाया जा रहा है। तो ये जो संगठित रूप से इस पर काम किया जा रहा है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद करता हूं, उन्होंने जो पहला अपना उत्तर दिया है और उसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण विषय दिया है, उसी पर मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। उन्होंने कहा है राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है। तो क्या मिनिस्ट्री इस बारे में सोचेगी कि राष्ट्रीय स्तर पे और बाली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ICCR है और दूसरी हमारी एजेंसीज है, उनके माध्यम से बाली यात्रा जो कटक में उड़ीसा में होता है उसका और प्रसार प्रचार किया जा सके? धन्यवाद। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, उसका प्रचार प्रसार भी है, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़ा विषय है वो ये है कि एक और उत्सव है जिसका नाम है मस्कापान के तुकड़। ये मनाया जाता है बाली के अंदर। तो आगे की व्यवस्थाओं में जो मैंने पहले एक और सदस्य अभी है नहीं, अमर जी और अन्य सदस्य जो हैं बीजू जनता दल से ही हैं, उन्होंने भी इस विषय पे मेरे से बात की थी। तो मैंने कुछ आग्रह किया था उनको कि इसको अगर आप उड़ीसा के किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रॉपर डॉजियर रिसर्च करवा के हमको मदद करेंगे तो हम इस विषय पर आगे सोच सकते हैं। और मैं अपनी बात को आपके माध्यम से दोहराना चाहती हूँ कि उड़ीसा सरकार, राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी जो इसकी संबंधित रिसर्च है एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक की, उसके ऊपर थोड़ा काम करें। और उसी प्रकार से हम इंडोनेशिया से भी बात करके बाली का जो इतिहास है और उसमें जिस तरीके से वो मस्कापान के तुकड़ का इतिहास है, उनको हम जोड़कर कुछ विचार किया जा सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर एल हनुमंतैया जी, it's good that you are asking question related to National Maritime Heritage Festival status of Bali Yatra of Cuttack. The question relates to Cuttack. No, I have other issues also in this, sir. So you have to put your question on Cuttack and Odisha. Yeah. As you know, you run the house. Sir, my concern is the answer given in the question. There is no scheme for giving status of National Maritime Heritage Festival to Bali festival. But I suggest the government, why not the culture department has to take the cognizance of historical festivals like Dasara in Karnataka, Hampi Utsav in Karnataka, which has got UNESCO recognition. And some are important historically, some are important religiously. So the department has to take the cognizance of these across the country and recognize them as nationally important festivals, which will be धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, यह सुझाव है माननीय सदस्य का, खुद उन्होंने कहा दिस इज माय सजेशन। तो आप पे निर्भर है, आप जवाब देना चाहें तो दें। जी नहीं, मैं खाली आपकी अनुमति से उसी बात को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहती हूँ। और वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में दुर्गा पूजा को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज ICH का जो दर्जा मिला, उसमें भारत सरकार ने काम किया है। और भारत सरकार ने दुर्गा पूजा को वो सम्मान देने का काम किया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो भारत सरकार लगातार इस प्रकार के प्रयास करती रहती है और ICH के अंदर हर 2 साल में एक हम एंट्री बेच पाते हैं। तो विभिन्न समय पर विभिन्न भारत की धरोहर इतनी बड़ी है, इतनी अधिक है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की कुछ नियमितताएं हैं, उसके अनुसार हम कभी साल में किसी चीज की एंट्री बेच सकते हैं, किसी अन्य विषय पर 2 साल में एक एंट्री बेच सकते हैं। और इसीलिए मैंने सस्मित जी को भी कहा कि डॉजियर्स उसके अच्छे तैयार हो, उसके ऊपर काम हो और ऐतिहासिक रूप से, एकेडमिक रूप से तो भारत सरकार की मदद होती है। और राज्य सरकारों में और राज्यों को ये प्रयास करके भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध रखते हुए वो भेजनी चाहिए। और कई बार हम लोगों ने दुर्गा पूजा में तो 100% जिस प्रकार से भारत सरकार ने काम किया वो आप सबके समक्ष है। और भारत सरकार चाहती है कि भारत की धरोहर का पूरे अंतरराष्ट्रीय और पूरे विश्व में नाम रोशन हो। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान जी, question is on Yatra of Cuttack. The minister can consider, like, Maharashtra has a rich maritime culture also. Here, the incorporation of Chhatrapati Shivaji Maharaj's naval ensign Akshoni,
it in the INS Vikrant is an important testimony to it. So does the government plan to set up a national maritime heritage complex in Maharashtra as is being set in Lothal, Gujarat? Thank you. If not, the reasons there. Thank you. Honorable Sir, the India's maritime history needs to be celebrated by people across the globe because somewhere that has been neglected. The fact is that our maritime history is as old as a few centuries before Christ. Many ports are found in Orissa, which are 4th, 5th century before Christ. Lothal happens to be the ancient most port in India, man-made port. 7th century BC का वो port है, 7th, 8th century BC. So comparison between Lothal and the maritime history in Maharashtra, it's uncomparable. They cannot be compared with. So far as maritime achievements of India is concerned, whether it's Maharashtra or it's Orissa or it's the coastal region of India, each part needs to be celebrated. And I would request that many actions can be taken by the state governments. Many actions can be taken up by the central government. Central government under Azadi Ka Amrit Mahotsav and various other schemes is encouraging the state governments and is working with them. So if any such proposal or things come, it will be considered on its merit, but state government is also free to take up these issues. Thank you. Honorable N.R. Elango. Son Orissa. Similar one. Honorable Deputy Chairman, I would like to know whether the government is having any plan to declare Jallikattu festival, which is having 4,000 years of history, and it is also connected with religious sentiments of peoples of Tamil Nadu, as a national heritage festival, or in the alternative, to declare it as a preserved tradition under Biodiversity Act. Thank you. Proposal as of now, and any such thing comes, it will be decided on its own merit. And each part, I mean, I can very proudly exhibit, not just before this house, but all over the whole world knows that diversity in India is as wide and vast as it can be thought of. No other country can be compared with. Each state, each part of the country, each village will have its own festival, its own festivities. I can provide a list that how Government of India is working with all the centers under our zonal culture centers. We try to celebrate right from Indus festival to Dasara in Maharashtra and lay from north to south, east to west. We work with every state and if there is any requirement of any such grant or working with Government of India, we'll welcome that. But National Heritage Festival, we cannot choose one over the other, and I'm sure member would appreciate that. Thank you. Question number 96, माननीय श्री कपिल सिब्बल जी. माननीय मंत्री जी. उत्तर. माननीय ब्रिजलाल जी. धन्यवाद डिप्टी चेयर. मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में चंदौली में चंद्रप्रभा सेंचुरी रही है, जहां पहले से लायंस वहां पर लाए गए थे, लेकिन पिछली गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के कारण अब वहां एक भी लायन नहीं है. सवाल क्या सरकार चंद्रप्रभा सेंचुरी चंदौली में गिर लायन को दोबारा बसाने का प्रयास करेगी? धन्यवाद. माननीय उपसभापति जी, हमारे देश को इस बात का गर्व है कि हमारे देश में एशियाटिक लायन 100% केवल हमारे देश में है, और वो सभी गिर के क्षेत्र में है. न केवल गिर का क्षेत्र, विशेष रूप से सौराष्ट्र, जिसमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ऐसे 53 तहसीलों में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है. और गुजरात सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उसमें ये जो शेर हैं, इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है.
गिर के आसपास गिरनार, सावरकुंडला और पानिया सेंचुरी भी हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया। इनके संरक्षण, इनके विकास के लिए इनका जो नेचुरल डिस्पर्सन है वह काफी ज्यादा इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है, और वो क्षेत्र केवल गुजरात के अंतर्गत ही आता है। इसलिए अभी जो सरकार की योजना है, इनका नेचुरल डिस्पर्सन और बगल के क्षेत्रों में हो और गुजरात में ही इनको रखे जाने की। धन्यवाद। माननीय नदीमुल हक जी। Supplementary, sir. Sir, Project Lion is something that is very close to our hearts. I would like to ask the minister that how much fund has been allotted for this project, and is there any plan to increase this allocation? Thank you. Sir, Project Lion के अंतर्गत प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसके साथ साथ 2 और विषयों पे हम काम कर रहे हैं। अभी चीतों की पुनर्स्थापना करी है, और एक और जो हमारा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है डॉल्फिन, उसको लेकर भी मंत्रालय के द्वारा योजना तैयार की जा रही है। हमारे देश में लगभग 22 ऐसी प्रजातियों की पहचान की गई है जो एंडेंजर्ड है और पूरे देश भर में व्याप्त हैं, जिसमें स्नो लेपर्ड है, एशियाटिक लॉयन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, डॉल्फिन है, मणिपुर में हमारे हंगुल है, कुछ हमारे जो टर्टाइल हैं, उसके बाद ईडेबल नेस्ट स्विफ्टलेट है, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो है, शंघाई है, मालाबर सिवेट है, इंडियन राइनो है। तो सभी के लिए मंत्रालय के द्वारा अलग अलग योजनाएं की जाती है, पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। जहां तक माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक राशि की पूछी है, मैं तथ्य संज्ञान में लाकर आप तक पहुंचा। माननीय कांता करदम जी। धन्यवाद सर। कांता माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार के देश में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए कोई नए प्रयास करने का प्रस्ताव है? माननीय कांता जी, हाउस असिस्टेंट सर्जेंट Namaskar. Welcome to House Highlights, the show where we cover the top developments of the day from both the Houses of Parliament during the ongoing winter session. I'm Isha Shah. Let's get started with the headlines. Lok Sabha passes Constitution SC/ST Order Second Amendment Bill. Government affirms commitment to development of tribal community and their areas. Discussion on SC/ST Order Third Amendment Bill in Lok Sabha. Bill seeks to include Hatti community of Himachal Pradesh in the list of scheduled tribes. And short duration discussion in Rajya Sabha on global warming emphasizes need for policy measures on climate change, focus on effective monitoring of pollution and investments in clean energy. Let's begin with an overview of the day's proceedings in the Rajya Sabha. The upper house took up a short duration discussion on serious effects of global warming and need for remedial measures to tackle it. Initiating the discussion in the House, Tiruchi Shiva of DMK expressed concern over global warming, saying that it is a contributing factor for climate change. Participating in the discussion, Kavita Patidar of BJP said, it has been the tradition of India to protect and conserve nature and natural resources. Ami Yagnik of Congress highlighted the ill effects of climate change. S. Niranjan Reddy of YSR Congress said, India is vulnerable to climate change. Members cutting across party lines took part in the discussion. Our environment minister has evolved some strategies. He is working on it. And I should say I am from the state of Tamil Nadu. We have our own responsibility. So the target of the union government is by 2070, there will be zero carbon emission. Am I right? I think.
It is around 50 years from now. But I am scared of 2040. What was in 2000 and what is in 2020, we can see the variations. The threat has increased. The alarm bell is ringing like anything. I don't think 50 years waiting, how far? So I think the measures have to be very urgent and very immediate. प्रकृति का सम्मान और नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण ये हमारी परंपरा और वर्तमान प्रयासों का हिस्सा रहा है। धरती इंसान की जरूरतों की भरपाई तो आसानी से कर सकती है, मगर उसके लालच का नहीं। ये धरती कहती हम सब से, तू लालच से अधिकार न कर, तू दोहन कर पर शोषण नहीं, तू प्रकृति का प्रतिकार न कर। हमें इसकी महत्ता को समझना होगा। Sir, we want to go back to that standard of 1.5 centigrade temperature, and that is why we are rushing towards meeting our targets. Sir, global warming is an issue that has to be now taken very seriously, as my earlier colleagues have pointed out, that in daily life also we can contribute. We can also contribute at policy level, but the most important is that to curb this, we'll have to come with very drastic steps. And India has committed to these steps internationally on these COP27 and 26 fora. दुनिया के तमाम अपने आप को कहने वाले विकसित देश, वो भी इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण पीड़ित देश है माननीय। वो नजरअंदाज कर रहे हैं। वो इन समस्याओं को बार बार समझौता करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं। पूरी दुनिया में ग्रीन गैस उत्सर्जन के मामले में भारत की भागीदारी तो मात्र 3% है, लेकिन अमेरिका जैसे देश, दुनिया के तथाकथित विकसित देश, वो इस पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने के लिए बड़े तौर पे जिम्मेदार है। Climate change has been specified by him as one of the most important factors of existential crisis, simply because of the fact that economists don't account for it. Economic model, factors of production do not take into account climate related impact, and therefore even economists have expressed concern now that the economic growth model has to change. मोदी जी का एक वक्तव्य उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, पीपल एंड प्लैनेट आर इनसेपरेबल एंड ह्यूमन वेल बीइंग एंड द नेचर आर इंडिविजिबल। यानी हम नेचर से अपने को अलग रख के नहीं देख सकते। और आप सोचिए कि आज विज्ञान ने भी बात माना। सिर्फ 60-70 साल पहले अगर आप किसी से कहते कि दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो कोई कहता कितने अनसाइंटिफिक हो, कितनी बेकार की बात कर रहे हो, हीट कंडक्शन के रूल नहीं जानते, कुछ मीटर हीट नहीं जा सकती, हजारों किलोमीटर कैसे जा सकती है। आज ग्रीन हाउस इफेक्ट ने प्रूव किया है कि नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ भी पिघल सकती है, बिकॉज एंटायर अर्थ इज अ सिंगल कॉस्मिक यूनिट। There was a recent report which mentioned that India is particularly susceptible to any increase in temperature because the temperatures may cross the human tolerance level, and the poorer sections are the ones who are going to be most affected by it. The agricultural biodiversity is also going to be affected, and there is a possibility of a large-scale food crisis that may stare at India after 20 or 30 years because of the reduction of the food output. हमारी पृथ्वी का तापमान 0.8 से बढ़कर 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसकी वजह से बिन मौसम बरसात, सूखा, अधिक गर्मी पड़ना, मौसम के बदलाव के साथ ही हमारे फसल चक्र में भी प्रभाव देखने को मिला और इसकी वजह से तमाम फसलें भी बर्बाद हुई और इस मौसम में बदलाव की वजह से तमाम तरह के प्राकृतिक आपदाएं भी आई, जिसको माननीय संजय सिंह जी ने भी कोट किया है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। वहीं आज हमारे इसी की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से विश्व के अंदर तमाम जाने भी जाती हैं। इसलिए माननीय हमें इसके कारण और निवारण पर ध्यान देना होगा। Now, the Rajya Sabha witnessed repeated disruptions by the opposition members today as the chair disallowed adjournment notices given by them on several issues. Deputy Chairman Harivansh disallowed the 267 notices of members and cited the ruling of the chairman Jagdeep Dhankar, stating that the requirements of invoking Rule 267 were not met. Deputy Chairman clarified that the premise of invoking 267 and the rule sought to be suspended
must be clearly defined. Let's listen in. You may recall that Honorable Chairman on 8th December 2022, while considering the notices received under Rule 267, observed that the notice submitted under the said rule has to refer to relevant rule that is required to be suspended. In none of the notices received today, there is any reflection as to which rule is sought to be suspended. Further, these notices are under the consideration of Honorable Chairman. Therefore, I would request Honorable members to kindly cooperate and allow the House to proceed with the listed business. The opposition members demanded discussion under Rule 267 and cited precedents. I have a list here of 3 of the last 267 notices accepted by the Honorable Chairman. 3. The 3 are demonetization on the 16th of November 2016. Last 6 years there's been none. The farmer suicide in April 2015. That's the second last one. And the third last one is attack on secular fabric of our country, 18th of December 2014. So the precedence of these last 3 267 notices is that none of them needed to link it with a rule. None of them. 267 directs us to request the chairman that there is a matter of urgent importance which needs to be brought to the notice and discussed on the floor of the House. Like I've been continuously saying, we are a council of states, sir. We represent our states, and there are issues that concern. Now, whether the one quoted by Derek, rule number 29, or whether I look at 37, it is at the discretion of the chairman. There is none of the rules suggest that chairman, we need to quote another rule and under by which this discussion can happen. Leader of the House, Piyush Goyal, and Union Minister Bhupendra Yadav defended Deputy Chairman's decision of disallowing 267 notices and stressed that the Chairman's ruling is final. Let's take a look. सदन की प्रक्रिया में सदस्यों को अधिकार रहता है कि वो अपना नियम रूल बुक्स के अंतर्गत उठाएं। लेकिन जब भी कोई रूल उठाया जाता है, उसके बाद चेयरमैन साहब का जो डिसीजन है वो रूल 258 में डिसीजन दिया जाता है और उसका जो सेक्शन 2 लिखा है उसमें लिखा है वो फाइनल है। तो जब सदन में ये व्याख्या हो गई है कि 267 का जो नोटिस है वो किस तरीके से दिया जाएगा, तो जो नोटिस उस डिसीजन के अभाव में दिए जा रहे हैं उसको न मानकर दिए जा रहे हैं, वो नोटिस अपने आप में ही शून्य है, वो नोटिस ही नहीं है। तो बिना नोटिस दिए, शून्य नोटिस दिए सदन का काम कैसे भंग कर सकते हैं? The disruptions continued despite repeated appeals by the Deputy Chairman to the members to allow the House to function. The Chair adjourned the proceedings 3 times till 12 noon as protests continued. But moving on now, Law Minister Kiran Rijiju, in a response to a query in the upper house, underscored the need of greater representation of marginalized sections in the judiciary. I would like to know the breakup details of the number of judges in SC, ST and women and OBC quota in High Court and Supreme Court. सबको पता है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब जाति, सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लोगों को जो लिखा है, उसमें हमने ये आग्रह किया कि जब आप नाम भेजेंगे, ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब एक ही जज हुए हैं, जस्टिस सेमा जो नागालैंड से आते हैं। आज तक एक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग एक मात्र रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और आज हमारे पास 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कितने जाति से कैसे लेना चाहिए, मैं इसका नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं इसको जवाब दे रहा हूं। तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हमने आग्रह किया है कि कोशिश करे कॉलेजियम कि सब जाति को किसी न किसी रूप से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। Thank you. Time now for a very short break in the bulletin. On the other side, news from the proceedings in the Lok Sabha. Do stay tuned.
welcome back to House Highlights. Let's now take a look at the key developments from the lower house today. Lok Sabha passed the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 today. Responding to the discussion, Union Minister for Tribal Affairs Arjun Munda said that if the government is reaching out for the upliftment of a community with about 27,000 population, it explains the government's good intentions. Let's listen in. Tamil Nadu प्रदेश की आबादी 7 करोड़ 21 लाख 2011 के जनगणना के अनुसार, और यदि इस समुदाय की बात की जाए तो लगभग कुल मिलाकर के इसके लगभग समुदाय 27,000 है। ये समुदाय संख्या अधिक नहीं है, लेकिन जो लोग रहने वाले हैं उस तक पहुंचना कितना जरूरी है, यह माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार महसूस करती है कि वैसे जगहों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय मिले, उन्हें हम समझ सके, उनका समाधान कर सके। और आज तमिलनाडु के ऐसे आबादी जो मात्र हजारों की संख्या में है, उनको न्याय देने का काम हो रहा है। The Tribal Affairs Minister stated that the expenditure on scholarship for tribals has been increased and the government has allowed all the scholarship applications. पहले 10 लाख जनजातीय छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी। अगर आप 2021-22 को देखें तो अभी हम 15 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। यही नहीं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके साथ साथ ही ओवरसीज स्कॉलरशिप या ऐसे इसके अलावा भी कई तरह के स्कॉलरशिप, किसी में हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि कुछ में जो पहले 1000 संख्या हमने सुनिश्चित किया था उसको असीमित कर दिया। अब 1000 से अधिक जितने भी आवेदन आएंगे सबको हम एंटरटेन करेंगे, ये प्रावधान भी हमने कर दिया। Members cutting across party lines took part in the discussion on the Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022. While BJP MP Nishikant Dubey apprised the House about 1969 Joint Parliamentary Committee recommendations and asked for necessary improvement in SC/ST's economic and social status, DMK MP DNV Senthil Kumar applauded the bill. Several members took part in the discussion on the bill, including Trinamool Congress's Saugata Roy, Shiv Sena's Vinayak Raut, and BSP's Maluk Nagar, among others. Let's take a look. पूरे देश में डिलिमिटेशन हो गया, लेकिन हमारे यहाँ डिलिमिटेशन नहीं हो पाया, क्योंकि यदि डिलिमिटेशन हो जाता तो 1 लोकसभा की सीट और 3 विधानसभा की सीट शेड्यूल ट्राइब की कम हो जाती। इस कारण से सरकार ने यह माना, और यह फैक्ट है कि शेड्यूल ट्राइब का जो है सीट वो घटना नहीं चाहिए। तो जो संख्या घट रही है, जो असली जेन्युइन आदिवासी हैं, उनको इसमें इंक्लूड करना चाहिए। जो ऋषिकेश पांडा कमेटी की रिपोर्ट है, जो उन्होंने कहा है कि ये हिस्टोरिकल ओमिशन है, उसको इंक्लूड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल आपको लेके आना चाहिए। This Narikurvar and Kurvikar community, they were deprived of their reservations for job and work for the past 5 decades. That is, 2 generations have lost opportunity of representing themselves in reservations in education and job. So due to this, a lot of graduates in this community are forced to selling beads and ornaments in temples and in markets. आज ट्राइबल एरियाज में जो माओइस्ट इंसर्जेंसी होता है, मनमोहन सिंह had described it as the biggest internal security threat of the country. Under the leadership of Ganpati, the People's War Group, the CPI Maoist, they are waging a war against the state, killing people, blowing up police vehicles, blowing up schools, blowing up roads. लेकिन 8 साल से मैं देख रहा हूं ये सेंट्रल गवर्नमेंट वो इंसर्जेंसी को मीट करने के लिए कोई रास्ता नहीं ले पाए। All right, now moving on, the Constitution Scheduled Tribes Order